बोध गया में लगभग 100 दिन बोध गया आंदोलन को, जो बोध गया मुक्ति आंदोलन चल रहा है, उसको दिखाने के बाद पूरे देश के अंदर से हम आपको खबरें बोध गया मुक्ति आंदोलन की दिखा रहे हैं और साथ ही साथ बहुजनों के हक अधिकार कैसे उन तक पहुँचे, वो सब खबरें आप तक पहुँच रही हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनोज अंतानी और आज मेरे साथ बाबा साहब के पौत्र भीमराव यशवंतराव जी अंबेडकर जी मौजूद हैं। और आज नागपुर में एक बड़ी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया है। बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन मुख्य मुद्दा था महाबोधि महाविहार, क्योंकि बाबा साहब की अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा। कहाँ तक सफल हुए हैं? भारतीय बौद्ध महासभा लगातार प्रयास कर रही है, बहुत सारे संगठन बन गए हैं, लोगों को बुद्धमय भारत की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। उसी पर चर्चा करने के लिए हम आज साहब के साथ हैं। साहब पहले तो आपका स्वागत है। जय भीम। आज पूरा दिन आप, क्योंकि हम थक गए, लेकिन आपके चेहरे पर अभी तक थकान नहीं दिख रही है। सुबह 10 बजे आप संविधान चौक पे थे, उसके बाद कहीं दूसरी जगह सभा ली, उसके बाद इतनी लंबी सभा। सुबह 4 बजे से निकला हूँ, हाँ, बम्बई से जी। हमारे ये है शुरुआत करें जी। महाबोधि बुद्ध विहार का जो आंदोलन चल रहा है, पिछले 3 महीने से ज़्यादा चल रहा है, उसमें मैं शामिल हुआ था। 3 बार मैं बौद्ध गया में था, महाबोधि बुद्ध विहार के आंदोलन में, और हमारी तरफ से हम लोग ने प्रयास किया। लेकिन मैंने देखा कि बिहार में अंबेडकरवादी मूवमेंट नहीं है, ना राजनीति का मूवमेंट है, ना धम्म की मूवमेंट है, ना सामाजिक मूवमेंट में समता सैनिक दल है। इसी कारण जो आंदोलन इतना काफ़ी लंबा चल रहा था, लेकिन ना स्टेट गवर्नमेंट ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पर ध्यान दिया, उसको सीरियसनेस से देखा, क्योंकि उनको पता चला था जो आंदोलन करते आए वो ज़्यादा से महाराष्ट्र से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के हैं। 4-5 दिन नारे लगाएंगे और अपने अपने घरों में, शहरों में, अपने स्टेट में निकल जाएंगे। इसी कारण हम लोग ने भारतीय बौद्ध महासभा, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो बाबा साहब ने निर्माण की हुई है, जो बाबा साहब उसके फाउंडर और चेयरमैन रहे इस संस्थे के, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से, इसी संस्थे के बैनर के नीचे बाबा साहब ने धम्म क्रांति की और बौद्ध धम्म का पुनर्जीवन इस देश में किया। हम लोग का अभी आने वाले समय में प्रयास है बिहार में कि ये तीनों मूवमेंट, धार्मिक मूवमेंट, सामाजिक मूवमेंट और राजनीतिक मूवमेंट, उसमें चले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मूवमेंट जाए और मूवमेंट के साथ खड़े हो जाए और डिमांड करे कि महाबोधि बुद्ध विहार ये हमारा। एक हुआ है महाबोधि बुद्ध विहार से आंदोलन के माध्यम से, पेपर, मीडिया, सोशल मीडिया पर न्यूज़ आने से समाज में एक मैसेज गया है कि हमारी जो बौद्धों की धरोहर है वो हमें मिलनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट पूरे देश भर में हमें आ रहा है। लोग एक आंदोलन के पीछे खड़े हुए हैं। आज खाली बौद्ध और अंबेडकरवादी नहीं, पर दूसरे समाज भी, जो ओबीसी समाज से बिलोंग करते हैं, वो भी आज हमारे साथ खड़े हैं। उसमें मौर्य समाज हुआ, कुशवा समाज है, सैनी समाज है, जो महात्मा ज्योतिबा फुले को मानने वाला समाज है, आज वो भी बोल रहा है हम लोग बुद्धिस्ट हैं। सम्राट अशोक जी के वंशज है, मौर्य समझते, वो सभी आज इकट्ठा हो रहे। बाबा साहब की धम्म क्रांति हम लोग ने महाराष्ट्र में सीमित नहीं रखी, तो बाबा साहब की धम्म क्रांति हम लोग पूरे देश भर में हम लोग जा रहे हैं।
आज बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का संगठन 22 राज्यों में है। सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता का इंफ्रास्ट्रक्चर ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का है, ऐसा मैं मानता हूँ। वेरी स्लोली एंड साइलेंटली हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बुद्धि धम्म की ओर से हम लोग बढ़ रहे हैं। समय लगता है, ये कोई राजनीति नहीं 5 साल में बदल हो जाए, समय लगेगा। लेकिन मॉडर्न युग है, डिजिटल युग है, इसके लिए कम्युनिकेशन हमारा जोर से है। उस कम्युनिकेशन माध्यम से आज देश में बदलाव आ रहा है, धार्मिक बदलाव है, सामाजिक बदलाव है। महापुरुषों के विचारों के साथ आज लोग खड़े हुए हैं। ये उपलब्धियां है, इसके लिए सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक एक्ट पारित कर दिया, एंटी कन्वर्जन लॉ करके। कई राज्यों में एंटी कन्वर्जन लॉ शुरुआत हुई है, 5-10 साल अंदर डाल सकते हैं, ऐसी इसमें प्रावधान किया गया है। उसके बावजूद भी हमारे लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, 22 प्रतिज्ञा ले रहे हैं। यहाँ की व्यवस्था ने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा बौद्ध धर्म की ओर लोग जा रहे हैं, एंटी कन्वर्जन लॉ लगा के इनको रोका जाए। लेकिन समाज में आज एजुकेशन का प्रमाण ज़्यादा हुआ, लोग ज़्यादा से ज़्यादा ओबीसी नीचे वाले तबके के समाज के लोग, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के हैं, वंचित समाज के हैं, पढ़ लिखने के बाद वो सोचते हैं भाई जिस व्यवस्था में है वो व्यवस्था कभी हमारे को आगे नहीं लेके जाएगी। इसीलिए बाबा साहब को मानने वाला समाज ज़्यादा है, वही समाज आज बुद्ध धम्म की और भगवान बुद्ध की ओर आ रहा है। सर, सवाल यहाँ पर ये निकल रहा है कि एक तरफ तो मुट्ठी भर सनातनी हैं जो अपने आप को देश के अंदर दंभ भर रहे हैं, व्यवस्थाओं पर उनका कब्जा है, सारी चीज़ें हैं, और एक तरफ ये शब्द आता है कि हम 85% हैं। लेकिन 85% होने के बावजूद भी वो सनातनी हैं और हमारे बीच में तनातनी हैं। कहीं ना कहीं हम सफल नहीं हो रहे हैं आपसी फूट की वजह से। उस पर क्या है सर आपका विचार है? जो ये संगठन है उसको अभी सरकार से बैकिंग मिल रही है जी, सरकार उनके पीछे है, एट्रॉसिटी होती है, मॉब लिंचिंग कई जगह होती है, दलितों पर अन्याय अत्याचार होते हैं। आज उनको मालूम पड़ गया हमारी सरकार है, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अपराधियों को उन लोग का राजनीति का सपोर्ट है, इसके लिए ये अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। जी, आने वाले समय में हम राजनीति का बदलाव करने के सोच रहे हैं भाई, क्योंकि देखा हम लोग ने, अभी यह साबित भी हो गया, जो देश की केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, ईवीएम के माध्यम से मतदार यादी में गड़बड़ घोटाला करते हुए आज वो सरकार में बैठ गई है, साबित हो गया। महाराष्ट्र में पिछले इलेक्शंस में, असेंबली इलेक्शंस में 5 बजे से शाम को 6 बजे तक 75 लाख की वोटिंग हो गई। उसका हम लोग ने सवाल उठाया है। प्रकाश अंबेडकर जी है जो वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष है, उन्होंने ये सवाल हाई कोर्ट में पूछा, मैटर एडमिट हो गई, नोटिस इश्यू टू द इलेक्शंस कमिश्नर सेंट्रल गवर्नमेंट। उन्होंने एफिडेविट दर्ज किया बम्बई के हाई कोर्ट में। अपने एफिडेविट में बोलते हैं कि हमें भी जांच करनी पड़ेगी, इतना संख्या में कैसे लोग ने वोटिंग किया है। टेक्निकल ग्राउंड पर वो डिसमिस हो गई, सुप्रीम कोर्ट में आज पेंडिंग है। ये सब सबूत है कि सरकार जो बैठी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की,
ये ईवीएम के माध्यम से बैठी है, इसके लिए हमारा डिमांड है, हमारी मांग है कि ईवीएम खत्म करके बैलेट पेपर पे आने दो, तो समझ में आ जाएगा दूध का दूध पानी का पानी क्या है। तो ऐसे में बहुजन अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जो उसको भागीदारी मिली है देश के अंदर, उसको बचाने के लिए वो क्या करे? क्या नेताओं का इंतजार करे कि नेता हमारे आगे आएंगे, एक छत के नीचे आएंगे? क्योंकि नेताओं में भी बहुत बिखराव है। क्या समाज एक चिंतन मनन कहाँ जाएगा सर? बहुत बड़ी विविधता में समाज है, वो बिखर रहा है कि इस नेता के पीछे जाए, इस नेता के पीछे जाए, इस संगठन से जुड़े, तो कहीं ना कहीं बिखराव की जो स्थिति पैदा हो गई है, उससे समाज में बड़ा चिंतन पैदा हुआ है। जो पूरे देश का जो मतदार है अभी वो होशियार हुआ है। पार्लियामेंट का इलेक्शन 2024 का याद कीजिए, हम लोग इतने संख्या से आएंगे तो संविधान बदल देंगे जी। 400 इस 400 के पार आएंगे तो संविधान बदल जाएंगे। ये इनका कर्नाटक का मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बात कर रहा था। कई उत्तर भारत के नेताओं ने इस प्रकार की बात रखी। हमारा डिमांड था कि इस पर कानूनी कार्रवाई हो जाए, एफआईआर हो जाए, उसको अरेस्ट हो जाए। राष्ट्र के विरोध में इस पर दर्ज हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मतदार इतना होशियार है, इंडिया गठबंधन जब निर्माण हो गई तो यही लोगों ने आगे इकट्ठा आ गए, नारे दिए रोड पर आके, जो बदलने वाला संविधान है उनको हम लोग बदलेंगे। इसके लिए जो आज सत्ता में मोदी बैठे हैं 240 तक ही सीमित रहेगी। ईवीएम में घोटाला नहीं होता था, बैलेट पेपर जो मतदार यादी है उसमें न बराबर होती थी मतदार यादी, तो इन लोग सत्ते पर नहीं बैठते थे। लेकिन कुछ हमारे ही पार्टीज है जो बाबा साहब के नाम लेते हैं, उत्तर भारत की पार्टी, जिन्होंने इंडिया गठबंधन में आने के इनकार किया जी जी और 18 सीटें इंडिया गठबंधन की गिरा दी। ऐसे लीडर को एससी एसटी बाबा साहेब अम्बेडकरवादी लोगों ने पहचान लिया है। अपने मुनाफे के लिए अपने समाज का बलिदान देना चाहते हैं, ऐसे लीडर को पहचान लिया है। आने वाले समय में ऐसे लीडर समाज में नहीं रहेंगे, यही आप बात अपने को कहना चाहते। तो 2027 में ऐतिहासिक चुनाव, निर्णायक चुनाव कहा जा रहा है, क्या बहुजन अपनी सत्ता की तरफ अग्रसर होंगे? क्या संदेश आज के इस आखिरी सवाल पर आप देना चाह रहे हैं बहुजन समाज को या अम्बेडकरी बौद्ध समाज को? आने वाला 2027 का चुनाव जो है, मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ का ओबीसी, एससी, एसटी, वंचित सभी बहुजन के महापुरुषों को मानने वाला समाज इकट्ठा आके जो ये आज केंद्र में बैठी हुई सरकार है, कुछ राज्यों में बैठी हुई सरकार है, उसको बदल दे। इतना ही हम चाहते हैं कि इलेक्शंस फ्री और फेयर हो गए, ट्रांसपेरेंसी हो गई। सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन है उसमें ज़्यादा निर्भर होता है कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेता है। एक दफ़े बैलेट पेपर पर आ जाएंगे तो ये आज सत्ते में बैठे हुए लोग जी सत्ते से बाहर हो जाएंगे और लोकशाही वाली संविधान को मानने वाले लोग वहाँ बैठेंगे, यही मैं उम्मीद करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, बड़ी सार्थक हमारी जो बातचीत हुई है उसके बारे में आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर बहुजनों के बीच में इसी तरीके से तनातनी चलती रहेगी तो ना तो हम हुक्मरान बन पाएंगे और ना ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा संविधान में जो प्रदत्त अधिकार हैं उनको हम बचा पाएंगे। धीरे धीरे
शिक्षा का स्तर, जैसे कि भीमराव जी ने बताया कि शिक्षा का स्तर बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, रोज़गार कहीं है नहीं। चिकित्सा का भी आपने देखा क्या हाल है, किस तरीके से वीडियोज़ चिकित्सा की भी आती हैं कि सड़क पर अस्पताल के बाहर एक महिला बच्चे को जन्म दे देती है और अस्पताल की संवेदनाएं इतनी गिरी हुई हैं कि उस महिला तक को अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी विषय हैं, ये सारे मुद्दे हैं इस बहुत बड़े 85% समाज के लिए। पूरी वीडियो के बारे में आपके क्या राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं बाबा साहब को तो नहीं देखा, लेकिन बाबा साहब का ब्लड मेरे साथ बैठा है। आज जब मैं इस साक्षात्कार को कर रहा हूँ तो अपने आप को बड़ा गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूँ। और जब आप इस साक्षात्कार को देख रहे हैं तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं, इस पर भी हमको अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। और महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर जो पूरे देश ही नहीं, अब ये यूनेस्को का मामला बन गया है, देश ही नहीं विदेशों तक भी इसकी खबर पहुंच गई है, उस पर भी आपकी क्या राय है, सवाल हमको ज़रूर लिखें ताकि अगली बार, क्योंकि नागपुर से दमध्वज यात्रा का आगाज़ बाबूजी ने आज के अपने प्रवचन में कर दिया है, आज के अपने वक्तव्य में कर दिया है। और कल से दमध्वज यात्रा यानी 17 अगस्त से दीक्षा भूमि से वो शुरू हो जाएगी, पूरे देश चैत्य भूमि तक जाएगी, बम्बई के चैत्य भूमि, मतलब दीक्षा भूमि से चैत्य भूमि पे संपन्न होगी। उसके बारे में भी जो आपके सवाल है वो ज़रूर हमें लिखिएगा, जिससे कि जब हम अगली बार भीमराव जी का साक्षात्कार करें तो आपकी तरफ से उन सवालों के जवाब हम लेने की कोशिश करें। दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इतने कीमती समय में, और अभी भी मतलब आप जैसा कि आपने बताया कि सुबह 4 बजे उठे, मैं खुद अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, लेकिन आप बिल्कुल एक्टिव इस समय बैठे हुए हैं और जातिवादियों के दांत भी इकट्ठे कर रहे हैं। धन्यवाद।